Hello everyone, this is our channel Pre Bio Study. Welcome all of you. आज हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती क्या है। सबसे पहले आप इसका आंसर दीजिए, बायोलॉजी होती क्या है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी होती है कि जब हम एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो से हम बन गए बेबी, ठीक है, किस तरह बने हम एम्ब्रियो से बेबी, ये प्रोसेस। और फिर जब बेबी के बाद में जब डेवलपमेंट हो रहा है हमारी ग्रोथ हो रही है पूरी बॉडी की, वो किस तरह से हो रही है। और इससे भी पहले की जो चीज़ें हैं, एम्ब्रियो बनने से पहले की चीज़ें, जैसे कि मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो एग होता है, ठीक है, और इससे पहले जो गैमेट्स होते हैं, ये सब चीज़ें कैसे बनती है, इन चीज़ों की फॉर्मेशन, जिन्हें हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होकर एट द एंड एक पूरी ग्रोथ हो जाती है एनिमल की। वो किस तरह होती है हम पढ़ेंगे डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हम सिर्फ बेसिक्स पढ़ेंगे कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी के जो बेसिक्स होते हैं वो क्या क्या है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेसिक्स। इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ मैं आपको इस चीज़ का कि क्या होता है, स्टार्ट कहाँ से होता है और क्यों हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, these keynotes aim to provide students with a summary of some basic concept of developmental biology that are fundamental approach of the study of general our nervous system ऑफ डेवलपमेंट। तो जो भी हमारे नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट है वो किस तरह हुआ है, ठीक है। डेवलपमेंट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस बाय विच अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम इट्स सिंगल सेल। इट इन्वॉल्व्स 5 मेजर ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, ग्रेजुअल समझते हैं। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है उसे बोलते हैं ग्रेजुअल। तो ये एक बहुत ही ग्रेजुअल प्रोसेस है, ऐसे नहीं है कि तुरंत ही हो जाएगी कुछ। बाय विच अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल होती है, सबसे पहले एक सिंगल सेल होती है, उससे एक क्या बन जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। किस तरह बनता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यही प्रोसेस क्या होती है हमारी डेवलपमेंट। इट इन्वॉल्व्स 5 मेजर ओवरलैपिंग प्रोसेसेस। इसमें 5 प्रोसेसेस आ जाती है जो हम देखते हैं। ये देखिए कौन कौन सी प्रोसेस है इसके अंदर। सबसे पहली प्रोसेस है ग्रोथ। सेकंड सेल डिवीज़न, थर्ड डिफरेंशिएशन, फोर्थ पैटर्न फॉर्मेशन, फिफ्थ मोर्फोजेनेसिस। ये पूरी जो 5 प्रोसेसेस है ये मिलकर क्या बनाती है, ये 5 प्रोसेस मिलकर बनाती है हमारी पूरी डेव बायो। ओके सॉरी, ये हमारी पूरी प्रोसेस बनाती है डेव बायो, ठीक है। तो ग्रोथ से आप क्या समझते हैं। ग्रोथ ऐसे नहीं होती है कि किसी चीज़ में ग्रोथ हो रही है तो हम जिस वे में समझते हैं कि हमारे पैसे बढ़ रहे हैं इसे ग्रोथ बोलते हैं, हमारी क्वालिटीज़ बढ़ रही है इसे ग्रोथ बोलते हैं, वैसी ग्रोथ नहीं। यहाँ पर हमें जो दिखता है साइज़ के अंदर उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। साइज़ में कोई चीज़ बड़ी हो रही है उसे क्या बोलते हैं, ग्रोथ। सेकंड है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न इन द सेंस एक सेल है सबसे पहले, उससे क्या बन गई, उससे आगे जाकर क्या बन गया, उससे आगे जाकर बन गई 2 सेल। यहाँ हम साइज़ नहीं देखेंगे, साइज़ हम देखेंगे ग्रोथ में और नंबर देखेंगे हम सेल डिवीज़न में। थर्ड है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब तो बहुत ही इजी तो नहीं कह सकते। डिफरेंशिएशन का मतलब है कोई एक सेल है वो पहले कॉमन सेल है, ठीक है, फिर आगे जाकर वो क्या हो रही है, स्पेसिफाई हो रही है। स्पेसिफाई इन द सेंस
जिस तरह की कोई एक स्टेम सेल है और वो आगे जाकर अलग अलग सेल्स बना रही है, जैसे कि लीवर सेल बना रही है, ब्रेन सेल बना रही है, ठीक है, आई सेल बना रही है, इस तरह से कोई सेल बनाती है। जब कोई सेल डिफ्रेंशिएट होकर, उसे क्या बोलते हैं हम? डिफ्रेंशिएशन, डाइवर्सिफाई होना किसी भी सेल का, ठीक है। पैटर्न फॉर्मेशन, व्हाट इज़ पैटर्न फॉर्मेशन? पैटर्न फॉर्मेशन मीन्स ऑर्गेनाइज होना, किसी भी चीज़ का पैटर्न होना। हमारी कोई भी चीज़ होती है वो व्यवस्थित होती है, उसके अंदर एक पैटर्न फॉलो करती है। जैसे कि आप इस स्लाइड का पैटर्न देख सकते हैं, किस टाइप की ये स्लाइड है, अलग स्लाइड होती है, उसकी अलग पैटर्न होता है। उसी तरह हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके अंदर एक पैटर्न फॉलो करती है, जितनी भी सेल्स होती है वो, तो उसे ही क्या बोलते हैं? पैटर्न फॉर्मेशन। मॉर्फोजेनेसिस, लास्ट बट नॉट लीस्ट। तो मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? इसके अंदर होता है जनरेशन ऑफ शेप एंड स्ट्रक्चर। अलग अलग शेप्स बनती है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनती है। जैसे कि सबसे पहले मान लो एक गोल है, गोल स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद में उसके अंदर सीलोम बन रही है, ठीक है, फिर उसके बाद में उसके अंदर और कुछ इन्वेजिनेट होकर कुछ स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह क्या हो रहा है, एट द एंड पूरा एम्ब्रियो बन रहा है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस गाइज। सो जनरेशन ऑफ एनी शेप, जैसे हमारी हैंड की शेप, आपको पता है हमारे हैंड की शेप क्या होती है, हमारा हैंड, ठीक है। इसी तरह हमारी नोज़ की शेप, सबकी नोज़ की शेप अलग होती है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है, ये सारी चीज़ें चलती है, उसे क्या बोलते हैं? मॉर्फोजेनेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंशिएशन। ये देखिए, डिफरेंशिएशन के अंदर क्या होता है, किसी भी चीज़ का, जैसे कि मैंने अभी आपको ग्रोथ बताई, सबसे पहले ग्रोथ किस तरह से होती है, ठीक है। अभी हम चलेंगे डिफरेंशिएशन की तरफ। सेल डिफरेंशिएशन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेल बिकम स्ट्रक्चरली, सबसे पहले तो वो स्ट्रक्चरली एक्टिव होनी चाहिए, फिर है फंक्शनली स्पेशलाइज्ड, दिखने में भी वो अलग होनी चाहिए और काम करने में भी वो अलग होनी चाहिए। समझ रहे हो? जैसे कि कोई चीज़ है वो दिख रही है, उसी तरह का काम करेगी, ओके। स्पेशल होगी दोनों चीज़ों में, अलग तरीके से वो दिखेगी भी वो आंखें, और आंखों का काम भी क्या है? देखना। तो दोनों चीज़ें स्पेशल हो गई उन सेल्स के अंदर। अलाउिंग द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल इन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में क्या होता है? नर्वस सिस्टम में डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स एंड ग्लियल सेल, सारी चीज़ें क्या होती है? न्यूरॉन्स होती है और ग्लियल सेल होती है, उनका काम भी उसी टाइप का होता है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्पेसिफिसिटी ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन द प्रोटीन्स इन इट्स सिंथेसाइज। जिस टाइप का काम करेगी उसी टाइप का तो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगी ना। कोई भी सेल है, किसी सेल का काम है मान लो सिक्रीट करना, तो वो उसी टाइप की चीज़ें बनाएगी ना जो उसे सिक्रीट कर पाए। तो इसका मतलब यही होता है डिफरेंशिएशन का मतलब, ओके। इसी तरह से जैसे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। रिसेंटली इमर्जिंग एविडेंस हैज शोन दैट इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन कोडिंग RNA रेगुलेशन in multiple developmental processes including cell differentiation। अलग अलग जब RNA का रेगुलेशन होगा, कोई भी नॉन कोडिंग RNA है वो क्या करेगा? अलग अलग डेवलपमेंटल प्रोसेस को रेगुलेट करेगा, इंक्लूडिंग सेल डिफरेंशिएशन। हम ऐसे नहीं बोल सकते कि कोडिंग ही सारा काम करता है, बाकी इम्पॉर्टेंट क्या होता है? नॉन कोडिंग भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना कि कोडिंग, विथ वेरी फ्यू एक्सेप्शन। कुछ इसमें एक्सेप्शंस होंगे, आई होप you can see this। बहुत ही few exceptions होते हैं। all cell of a given organism contain the same genetic information। ये बहुत ही exception होता है कि सबने same contain कर रखा है, ठीक है। ऐसे मान सकते हैं कि सबके अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन किसी में नॉन कोडिंग क्या होता है और किसी में कोडिंग क्या होता है, ये सब चीज़ें अलग अलग होती है, ठीक है। आइज़ जो सेल है उसमें पैनक्रियाटिक गुण नहीं होंगे, हालांकि DNA तो उसमें दोनों में सेम ही होगा, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड सेल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल बट एक्सप्रेस डिफरेंट जीन्स। जो डिफ्रेंशिएटेड सेल्स होती है वो क्या होती है? जेनेटिक आइडेंटिकल होती है, काम दोनों का अलग अलग होता है, लेकिन उनके अंदर जो जीनोम होता है वो क्या होता है? दोनों में सेम टू सेम होता है। दस द प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन इन्वॉल्व
द कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। इसलिए उनके अंदर क्या होता है, अलग अलग प्रोसेसेस होती है, अलग अलग जीन इन्वॉल्व होते हैं और अलग अलग चीज़ें ही मेंटेन की जाती है इसके अंदर। गॉट इट? Fate and commitment. The number of different cell type in the embryo increases as development proceeds. जिस तरह नंबर होगा अलग अलग सेल्स का, अलग अलग सेल का टाइप होगा, उसी तरह क्या होगा, उनकी प्रोसेसेस भी आगे बढ़ेगी। ठीक है। सेल फैट डिस्क्राइब्स द रेंज ऑफ सेल टाइप। कोई भी सेल होती है वो उसकी फैट डिसाइड करती है उसमें क्या टाइप की सेल होगी। अब किसी सेल की फेट है कि वो ब्रेन बनाएगी, तो ऑफ कोर्स उसके अंदर ग्लियल, न्यूरोनल, इस टाइप की सेल हो जाएगी। तो ये नॉर्मल डेवलपमेंट को आगे बढ़ावा देती है। सेल पोटेंसी डिस्क्राइब्स द एंटायर रेपोटायर ऑफ सेल टाइप। अ पर्टिकुलर सेल कैन गिव राइज इन ऑल पॉसिबल एनवायरनमेंट। ये बात तो सबको पता है कि कोई स्टेम सेल होती है वो हर टाइप की सेल बना सकती है। हम एम्ब्रियो की जो स्टेम सेल यूज़ में लेते हैं किसी भी ऑर्गन को बनाने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, उस सेल के अंदर पोटेंसी होती है। पोटेंसी मतलब उसकी क्षमता होती है कि वो क्या बनेगा आगे जाके। जिस तरह मैं आपको एक सबसे बेसिक एग्जांपल बताना चाहूँगी, जैसे कि आप लोग स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, 1st to 10th क्लास होती है, ठीक है। आप 10th क्लास में आ जाते हो ना, तब आप लोग सोचते हो कि अभी अपन को बनना क्या है, ठीक है। तो उस चीज़ को लेकर आप क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, ठीक है। अभी आपने क्या किया है, आपके अंदर पोटेंसी है कि आप क्या कर सकते हो। आपके पास 3-4 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका इंटरेस्ट होता है, किसी का साइंस में इंटरेस्ट है, किसी का कॉमर्स में, किसी का आर्ट्स में। आपके अंदर पोटेंसी होती है 10th क्लास तक कि आप तीनों में से कुछ भी बन सकते हो। आप डॉक्टर बन सकते हो, आप इंजीनियर बन सकते हो, आप एक लेखक बन सकते हो, कुछ भी आप बन सकते हो। 10th तक आपके अंदर पोटेंसी होती है। उसके बाद में आप खुद को कमिट करते हो, खुद कमिटमेंट लेते हो कि मुझे क्या बनना है, तो उसी तरह से आप सब्जेक्ट चूज़ करते हो। तो उसमें क्या हो गया, 10th में क्या थे, आपके अंदर पोटेंसी हाई थी। जैसे ही आप 11th में आए, आपके अंदर थोड़ी पोटेंसी कम हो गई, क्या बनने की। अगर मान लो आपने आर्ट्स ले ली, तो आपके अंदर पोटेंसी कम हो गई डॉक्टर बनने की और इंजीनियर बनने की। तो इसी तरह क्या हो गया, जब आप 12th में आओगे तो आपकी पूरी लगन लग जाएगी किसमें, कि हमें किस तरह से अपना काम करना है, किस तरह हमें आर्ट्स को अच्छे से पढ़ना है। तो बाकी चीज़ें आप भूलना स्टार्ट हो जाओगे। ऐसा भी होता है कि आप भूल भी जाते हो और आपको इंटरेस्ट भी किसी चीज़ में नहीं आता है। तो आपको जब ज़्यादा आपने क्या पढ़ ली, ज़्यादा आपने आर्ट्स पढ़ ली, तो आपको इंटरेस्ट भी किस में आ रहा है, आर्ट्स में आ रहा है। गॉट इट? तो इसी तरह आप 12th तक और ज़्यादा पोटेंट हो जाओगे, क्या करने के लिए, एक राइटर बनने के लिए। उसी तरह क्या होगा, जैसे ही आप कॉलेज में एंटर होगी, आपका जो सब्जेक्ट है और स्पेशलाइज हो जाएगा। मान लो आपने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर अपना इंटरेस्ट बना रखा है, तो आप क्या करेंगे, उसी चीज़ को ज़्यादा पढ़ेंगे। गॉट इट माई पॉइंट? दैट व्हेन वी चूज अ subject and when we commit with one subject, then we decide that how can it relate to our future। उसे ही क्या बोलते हैं, सेल पोटेंसी बोलते हैं, कि हम क्या बन सकते हैं। इसी तरह सेल फैट होता है, जैसे कि हम अपना हाथ दिखाते हैं किसी को कि भाई हम क्या बनने वाले हैं, उसके कहने पे हम नहीं बनते हालांकि, लेकिन सेल की पोटेंसी होती है, उसको पहले से ही सब कुछ पता होता है कि उसको आगे जाकर क्या करना है, क्या बनना है। ठीक है, आपको ऐसे होता है कि आपको नहीं पता होता है। I hope you got my point. Example, a cell can differentiate in an abnormal way if it is experimentally grafted in ectopic region। ये एग्जाम्पल क्या है कि एक सेल है वो abnormal ग्रोथ कर जाएगी अगर उसे आपने कहीं अलग जगह लगा दिया। आप मान लो आप लीवर की जो सेल्स है वो आगे जाकर क्या बनेगी, लीवर बनेगी, तो आपने उसे कहाँ डाल दिया, आपने उसे ब्रेन की जगह एक्टॉप कर दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। तो वो सेल, उसकी पोटेंसी ही नहीं है कि वो चीज़ बनाए, तो वो वहाँ जाकर अलग एनवायरनमेंट में पता नहीं क्या बनाएगी। द पोटेंसी ऑफ ए सेल इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी भी सेल की अंदर की आंतरिक क्षमता होती है, जो पोटेंसी होती है वो, एंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू इट्स फेट। या तो उसकी फेट से वो ज़्यादा होती है, अगर ज़्यादा होती है तब तो वो कुछ भी बन सकती है। ठीक है, मान लो एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, एक बच्चा है, आपने उसको एक एनवायरनमेंट में रखा है, उस एनवायरनमेंट में वो क्या बनता है। जैसे मान लो आपने उस बच्चे को पढ़ने वाले माहौल में रखा है, ठीक है, तो मान लो कि वो क्या बनेगा, हमें पता है हमने उसको पढ़ने वाले में रखा है, तो वो आगे जाकर क्या बनेगा, पढ़ाकू बनेगा। लेकिन मान लो
हमारे बच्चा है वो ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई का माहौल नहीं है, उसको काम करवाया जा रहा है, ठीक है, हम उसे एक ऐसे एनवायरनमेंट रख रहे हैं जैसे जहाँ पर कोई पढ़ाई का नाम ना निशान नहीं है, लेकिन उस बच्चे की पोटेंसी है कि वो वहाँ रहकर भी क्या बन जाता है, पढ़ाकू बच्चा बन जाता है या फिर इंटेलिजेंट बन जाता है। तो इसी तरह डिपेंड करता है उसकी पोटेंसी पर कि पोटेंसी उसकी बराबर है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तब तो वो जो उसको एनवायरनमेंट मिलेगा वो उस तरह से बनेगा, मतलब कि ये है पोटेंसी उसकी बराबर है, वो कम बन रही, कम है ना उसकी पोटेंसी इस वजह से। लेकिन अगर उसकी पोटेंसी ज़्यादा है तो वो उस एनवायरनमेंट में जाकर भी टस से मस नहीं होगा, वो उसको जो बनना है वो बन के ही रहेगा। गॉट इट? सॉरी। द फेट ऑफ सेल डिपेंड ऑन इट्स पोटेंसी। किसी भी जो सेल होती है उसकी फेट उसके पोटेंसी पर डिपेंड करती है और इसके एनवायरनमेंट पर, दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। अभी मैंने जैसे आपको एग्जांपल देके बताया किसी बच्चे का, इट्स कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इन द एम्ब्रियो। एनवायरनमेंट आप ऐसे मत समझो जैसे मैंने बोला कि वो एक पढ़ाकू एनवायरनमेंट में है या किस टाइप के एनवायरनमेंट में है, तो वो किस टाइप के एनवायरनमेंट में है, मतलब कि वो किस सेल्स के बीच में रहता है। हमारा एनवायरनमेंट कैसे बनता है, हम पेड़ पत्तों के बीच में रहते हैं उससे नहीं, हमारा एनवायरनमेंट बनता है हमारे फ्रेंड्स से, हमारा जो फैमिली है उससे, हम किस टाइप के लोगों के बीच में रहते हैं। तो हमारे लिए जो लोग ही हैं हमारा एनवायरनमेंट, उसी तरह सेल के लिए दूसरी सेल्स ही होती है उनका एनवायरनमेंट। गॉट इट? In animal development, cell fate and potency are progressively restricted from totipotent to unipotent। देखो ये दो टर्म्स आई है आपके आगे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो दो टर्म्स है एनिमल डेवलपमेंट के लिए, जो दो टर्म्स बताई है, टोटिपोटेंट और यूनिपोटेंट। तो टोटिपोटेंट का मतलब क्या होता है, T for total, got it? T for total। Okay, my writing is too bad here। Okay, T for total मतलब कि टोटल सेल बना सकती है। कोई एक सेल है उसकी पोटेंसी इतनी ज़्यादा है कि वो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स है हर टाइप की सेल बना देगी। यूनी फॉर यूनी, यू ऑल नो, यूनी का मतलब होता है वन, मतलब कि वो एक ही टाइप की सेल बनाएगी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, तो आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी सेल की पोटेंसी और फेट दोनों किस पर डिपेंड करते हैं कि वो सेल कौन है, आप कौन है भाई, उस पर तो डिपेंड करेगी आप बनेंगे क्या, है ना। तो until a cell become terminally differentiated, जब तक वो क्या ना हो जाए, टर्मिनली डिफ्रेंशिएट ना हो जाए, कैन ओनली फॉर्म अ सिंगल सेल टाइप, वो सिर्फ एक टाइप की सेल बनाएगी। स्टेम सेल्स आर एन एक्सेप्शंस बिकॉज दे आर नेवर टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड। वो कभी भी टर्मिनली डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, वो टोटीपोटेंट होती है। दैट्स वाई इट्स एन एक्सेप्शन एंड इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि स्टेम सेल हमारी क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है, पूर्ण शक्त होती है। हिंदी वाले बच्चों के लिए मैं मतलब सॉरी बोलूँ, क्या बोलूँ कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए हिंदी में पूरा ट्रांसलेट करके लाऊं, और वैसे मेरे हिसाब से ये चीज़ समझ में आ गई होगी क्योंकि ये चीज़ आपकी दो चीज़ों में हेल्प कर रही है। बताऊँ मैं आपको किस तरह से। फर्स्ट कि आप लोग इंग्लिश को बर्डन ना समझो, क्योंकि मैं किस में बोल रही हूँ, मैं हिंदी में बोल रही हूँ और पढ़ क्या रही हूँ, इंग्लिश पढ़ रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह करोगे ना, जब आपको समझ में एकदम आ जाएगा अच्छे से। जब आप बुक्स भी पढ़ोगे ना तो आपको इंग्लिश इतनी हैवी बर्डन जैसी नहीं लगेगी। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, आपको स्लाइड्स दिखा रही हूँ इंग्लिश में और बोल रही हूँ हिंदी में, ताकि आपको समझ में आए कि ये कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है। हम इंग्लिश को जो बना रखे होते हैं हुआ वो नहीं है। कुछ आपको मीनिंग्स ना आए ना तो आप गूगल है ना सबके पास, गूगल कर लो, डिक्शनरी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आप ट्राई करो इंग्लिश पढ़ने का, क्योंकि आपको बुक्स हमेशा हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पाएगी बच्चों, और अगर हो भी जाएगी ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको पढ़ने में, क्योंकि आप रेफरेंस देखोगे कहीं और कुछ देखोगे तो आपको नहीं मिल पाएगा। हिंदी में इतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है, साइंस के अंदर ये दिक्कत हो रही है, ठीक है।
कोई भी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अर्ज हो रही है कि हिंदी में पढ़े, मिक्स नोट्स बना के पढ़े, हैंड रिटन नोट्स पढ़े, तो कमेंट में मुझे बताना, मैं उस अकॉर्डिंग काम करूँगी। और इसमें भी आपको कोई दिक्कत लग रही है तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको बेसिक से एकदम क्लियर करने की। गॉट इट। तो आगे बढ़ते हैं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि स्टेम सेल है वो क्या है, टोटीपोटेंट है, वो सब कुछ बना सकती है। टी फॉर टोटल याद रखना, यूनि फॉर वन याद रखना। टोटी मतलब टोटल, टोटल सेल्स जो बना सकती है, एक सेल है वो कुछ भी बन सकती है। मान लो मैं हूँ टोटीपोटेंट, मैं हूँ स्टेम सेल, है ना भाई, तो मैं स्टेम सेल हूँ, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मेरे अंदर इतने टैलेंट है ना, सही में मेरे अंदर इतने टैलेंट है ना कि मैं कुछ भी बन सकती हूँ। मैं एक डांसर बन सकती हूँ, मैं एक सिंगर बन सकती हूँ, मैं एक टीचर बन सकती हूँ, मैं एक कॉमेडियन बन सकती हूँ, मैं एक शेफ तो नहीं बोल सकती लेकिन मैं एक डेकोरेटर बन सकती हूँ। और मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ अगर मेरे अंदर है, मैं कुछ भी बन सकती हूँ। अगर मैं, तो मुझे क्या आप बोलोगे, टोटीपोटेंट बोलोगे। और अगर कोई इंसान है वो बोलता है मैं तो आरएएस ही बनूंगा, मैं तो आईएएस ही बनूंगा, तो वो इंसान क्या है, यूनिपोटेंट है। हालांकि उनके अंदर बहुत टैलेंट होता है, मैं उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही हूँ, ठीक है। एज सेल फेट बिकम्स रेस्ट्रिक्टेड फॉलोइंग ईच डिसीजन, अगर सेल का जो फेट है वो ईच डिसीजन पर रेस्ट्रिक्ट होता जाए तो हम इसे ही क्या बोलेंगे, डेवलपमेंटल हायरार्की। सेल्स आर सेड टू बी कमिटेड टू ए सर्टेन फेट, एक फेट तक आते आते वो कमिट कर जाती है जहाँ से वापस मुड़ना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ मैं आपको एग्जांपल देकर समझाती हूँ। जैसे कि किसी बंदे की इंगेजमेंट हो जाती है, ठीक है। जैसे ही पहले क्या किया जाता है, किसी की शादी करने से पहले उसको क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट मीट करवाई जाती है। वो मीट क्या होती है, कमिटमेंट नहीं होती है उस मीट में, वो सिर्फ देखने जाते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें होती है, डोंट माइंड, सिर्फ समझने के नज़रिए से पढ़ना इसको, ठीक है। जैसे ही मतलब हुआ ये सब चीज़ें, तो इसमें क्या हो गया, कमिटमेंट नहीं हुई, इसमें हम वापस रिजेक्ट भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कमिटमेंट नहीं हुई बिल्कुल। फिर क्या हुआ, एंगेजमेंट हुई, थोड़ी सी कमिटमेंट हुई है, थोड़ी सी दोनों की तरफ से हाँ हूँ हुई है, ठीक है। तब जाके क्या हुआ, इंगेजमेंट होगी, ठीक है। अभी भी ऐसा नहीं है कि भाई अगर अब क्या होगा, अब हम तोड़ा दे तो ये वो, ठीक है, तोड़ सकते हैं हम इंगेजमेंट तक, ठीक है। वहाँ भी क्या हो गया, थोड़ा सा हाफ कमिट मान लेते हैं, थोड़ी कमिटमेंट हो चुकी है। अभी क्या होने वाला है, अभी शादी होने वाली है, ठीक है। तो अभी उनको पूरी कमिटमेंट चाहिए भाई, मतलब हाँ हो सकता है डिवोर्स हो सकता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन फिर सब कुछ बिखर जाएगा, है ना। कोई इंसान पूरा बिखरा हुआ लग जाएगा, कोई सेल एकदम पूरी अबनॉर्मल हो जाएगी, तो हमें कैसा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह कोई भी एक रिलेशन है वो पूरा ही एकदम ख़राब सा हो जाएगा डिवोर्स के बाद में, तो हम डिवोर्स तक नहीं जाएंगे। हम बोलेंगे कि कमिटमेंट करो ना, तो शादी करो ना तो कमिटमेंट करने के बाद में करो, ऐसे मत करो, ठीक है। तो उसमें हम यही समझाना चाहते हैं कि कोई सेल है वो पूरी तरह से कमिट हो जाएगी ना, उसके बाद में वो वापस नहीं मुड़ सकती, उसके पास कोई चांस नहीं है कि वो बैक आ जाए और वापस कुछ और बन जाए। कोई सेल है, उसने कमिट कर लिया भाई मैं तो लीवर की सेल बनूंगी, और वो लीवर बनने के बाद में सोचे नहीं नहीं लीवर में मज़ा नहीं आ रहा है, चलो ब्रेन सेल बन जाते हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। I hope you got it. So where is my pen? मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंटल कमिटमेंट। अब मैकेनिज्म पढ़ते हैं हम, क्या क्या कमिटमेंट की मैकेनिज्म्स हो सकती है। टू मेन स्ट्रेटजीज आर यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग कमिटमेंट एंड दस इनिशिएटिंग द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट रिजल्ट इन सेल डिफरेंशिएशन। दो मेन स्ट्रेटजीज होती है जो कि कमिटमेंट एस्टेब्लिश करती है और किसी भी डिफरेंशिएशन का रिजल्ट प्रोवाइड करती है। दो चीज़ें हैं, क्या क्या, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स। तो जो इनहेरिटेंस करेंगे किस तरह से करेंगे, किस तरह से होगी किसी भी चीज़ की साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, समझते हो आप लोग? आई होप नहीं समझते, मैं भी नहीं समझती थी। देखो ये क्या है, हमारी सेल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है। हम यहाँ पे जो मटेरियल होता है, यहाँ पे जो मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब मान लो मैंने इसके अंदर से क्या कर दिया, रिमूव इसका न्यूक्लियस, इसके अंदर से मैंने न्यूक्लियस रिमूव कर दिया। अभी इसमें क्या बचा है, हमारी जो सेल है उसमें अभी क्या बचा है, अभी उसमें सिर्फ क्या बचा है, साइटोप्लाज्म,
गॉट इट। तो इसे ही क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि जब स्पर्म और गैमेट फ्यूज़ होते हैं, स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है यार, एक तो मेरा पेन, ठीक है, स्पर्म और एग है, ये बहुत ही गंदा सा। तो ये जब फ्यूज़ होते हैं तब क्या होता है, स्पर्म आपको पता है ना, इसके अंदर सिर्फ क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस रहता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो उसको हल्का होना चाहिए तो वो भागेगा उसको सब लेके, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर है, ठीक है। नहीं है तो पढ़ लेना प्लीज़, मैं पढ़ा दूंगी, अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कर देना कि मैम ये समझाओ, नहीं आ रहा समझ में, ठीक है, कर दूंगी मैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पर्म है, ठीक है, उसके पास सिर्फ क्या है, न्यूक्लियस है, तो उसमें बेटा क्या नहीं है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म नहीं है ना। तो साइटोप्लाज्म नहीं है, इसका मतलब जब आगे जाएगा, मतलब हमारा एम्ब्रियो बनेगा, यहाँ पर एम्ब्रियो बन रहा है ना, यहाँ पर एम्ब्रियो बनेगा, तो इसमें साइटोप्लाज्म सिर्फ किसका आएगा, मदर का। खत्म बात। साइटोप्लाज्म की डिटर्मिनेंट्स होते हैं, वो उनकी इनहेरिटेंस डिटरमाइन करती है डेवलपमेंट की कमिटमेंट को। आई होप समझ में आ गया। परसेप्शन ऑफ एक्सटर्नल इंडक्टिव सिग्नल, नेक्स्ट चीज़ होती है कि बाहर से उसको कैसे कैसे सिग्नल प्रोवाइड हो रहे हैं, किस टाइप की चीज़ें उसको मिल रही है, उस पर भी डिपेंड करता है, दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, याद रखिएगा। साइटोप्लाज्मिक डिटर्मिनेंट्स, अ सेल कैन डिवाइड टू प्रोड्यूस टू डॉटर सेल कमिटेड टू डिफरेंट फेट्स। एक सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है, विभाजित हो जाती है दो पुत्री कोशिकाओं में, दो डॉटर सेल्स के अंदर, जो फिर क्या हो जाती है आगे जाके कमिट करती है। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक फैक्टर। ये किसकी वजह से होता है, असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है दोनों के अंदर, ठीक है। और किसकी वजह से, साइटोप्लाज्मिक फैक्टर की वजह से। और साइटोप्लाज्मिक फैक्टर क्या हो सकते हैं, आरएनए हो सकते हैं और प्रोटीन्स हो सकते हैं, दैट कैन इन्फ्लुएंस द फेट ऑफ डॉटर सेल। गॉट इट। Cytoplasmic determinants are found in many developmental systems. This strategy is used frequently in early development when maternal gene products localize to particular egg region. मैटरनल के अंदर क्या होता है, लोकलाइज हो जाते हैं एग रीजन के अंदर, और असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे, ज़्यादा कम ऐसे हो सकते हैं अलग अलग जगह पे। और ब्लास्टोमियर के अंदर क्लीवेज के टाइम ऐसे ही होता है, कुछ डिटरमिनेंट्स किसी तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, तभी तो हमारा सर अलग जैसा बन रहा है, पैर, वरना तो हम पूरे गोल मटोल एक जैसे बन जाते, है ना। तो हमारी हर चीज़ें अलग अलग क्यों बन रही है, हमारे हाथ पैर आँख नाक मुंह सब चीज़ें अलग अलग बन रही, क्योंकि हर जगह अलग अलग ग्रेडियंट था। इंडक्शन क्या होता है, अनलाइक द सेग्रीगेशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट, जैसे साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट अलग अलग हुए थे ना, इंडक्शन भी जो इंडक्शन क्या है, एक एक्सट्रिंसिक प्रोसेस है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक डिटरमिनेंट अंदर अंदर ही हो गया था, तो वो क्या है, इंट्रिंसिक है। ये चीज़ याद रखिएगा, इंट्रिंसिक मतलब अंदर का मामला, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर का मामला, ठीक है। दैट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ सेल इन द एम्ब्रियो। इससे क्या होता है, अलग अलग जगह पर होने की वजह से हमारी जो एम्ब्रियो की पोजीशन डिसाइड होती है, किस जगह पर क्या बनेगा। इंडक्शन इज प्रोसेस वेयर बाय वन सेल ग्रुप, जहाँ एक सेल का जो ग्रुप्स होता है या एक ही सेल होती है, वो इन्फ्लुएंस करता है द डेवलपमेंट फैट ऑफ अनदर, दूसरे ग्रुप को या एक सेल को इन्फ्लुएंस करता है कि भाई साहब आप ये बनाइए, ठीक है। and is a common strategy to control differentiation and pattern formation in development। और क्या करता है, अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ ना करके कॉमन स्ट्रेटजी फॉलो करता है और कंट्रोल करता है डिफ्रेंशिएशन को, और पैटर्न फॉर्मेशन किस टाइप से होगा उसको, ठीक है। टू आइडेंटिकल सेल कैन फॉलो डिफरेंट फेट, अलग अलग दो एक जैसी सेल होती है ना, वो भी क्या करती है, अलग अलग फेट उनका होता है, तो अलग अलग पाथवे फॉलो करेगी वो। इफ़ वन इज एक्सपोज टू एक्सटर्नल सिग्नल, अगर बाहर वाली है, दो बन गई, एक अंदर थी एक बाहर थी, लेकिन सेम थी दोनों, लेकिन बाहर वाली को क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल सिग्नल मिल रहा है, अंदर वाली को नहीं मिल रहा है, तो अंदर वाली नहीं बनेगी। ऐसे होता है ना, दो एक जैसी बहनें होती है, एकदम कॉपी होती है, लेकिन एक होती है वो थोड़ी चालाक होती है और एक होती है थोड़ी नादान या मासूम होती है। तो एक को एक्सपोजर मिला था बहुत ज़्यादा और ऐसे लोगों से उसका कांटेक्ट हुआ था कि वो थोड़ी चालू बन गई, और एक उसका हुआ ही नहीं, वो घर पे ही रहती थी, तो उसका ज़्यादा कांटेक्ट नहीं हुआ। इसी तरह समझ लीजिए, मैं आपको इस वे में समझा रही हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल सिग्नल वाइल अदर इज़ नॉट। द इंडक्टिव सिग्नल कैन बी प्रोटीन, ये जो इंडक्टिव सिग्नल है ये प्रोटीन हो सकता है। कुछ भी मॉलिक्यूल होता है जो इंड्यूसिंग सेल होती है वो कुछ भी सिक्रीट कर सकती है, दैट इंटरेक्ट विथ अ रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ रिस्पॉन्डिंग सेल।
और वो हमारी एक सेल होती है, उसकी सरफेस पर क्या होता है, रिसेप्टर होता है, और जो सिग्नल देता है उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है क्या, उसके पास होता है जो एक्सेप्ट करने के लिए क्या हो सकता है, लाइगेंड होता है एक के पास रिसेप्टर होता है। तो फर्स्ट है जो लाइगेंड प्रोवाइड करती है, दूसरा हमारी पकड़ लेती है उस लाइगेंड को, रिसेप्टर होता है उसके पास, ठीक है। सम इंडक्टिव सिग्नल पास द सेल मेम्ब्रेन एंड इंटरेक्ट विथ साइटोसोलिक रिसेप्टर। सो here is the last video, last slide. Thank you so much. If you have got some idea from this, so please comment, share and subscribe my channel. और कोई भी अगर दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा आपको मटेरियल अगर चाहिए तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।